जय ने आद्या के नंबर डायल करने के लिए निकाला ही था कि गुस्से से दांत पीसकर खुद की अंगुलियों को रोक लिया। वो गुस्से से खुद से बोला, अब तो बहुत खुश हो ना। पाउटिंग पाउटिंग फायर फायर। अब ज्यादा अच्छा लगा होगा तुमको मुझसे दूर रहकर। तभी तो जाने के बाद भी एक बार भी ये जानना जरूरी नहीं समझा कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं। प्यार का दावा करने वाली एक पल में ही प्यार भूलकर मेरी नफरत को मुझे लौटाकर चली गई फायर पाउटिंग। सबके लिए दिल में प्यार है, सबको माफ कर सकती हो, बस सारी सजा मेरे ही हिस्से में देके चली गई फायर फायर। मृत्युंजय खुद से बात करता करता क्रोध की अग्नि में जल रहा था। वो गुस्से से आंखें लाल करके बोला, आजमा रही हो मुझे, इम्तिहान ले रही हो मेरे प्यार और मेरे सब्र का। पाउटिंग पाउटिंग फायर। आद्या जितना तड़पाना हो तड़पा लो, क्योंकि मेरी तड़प हद से ज्यादा बढ़ गई तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी बात तुम्हारे दिल तक पहुँचेगी। फायर फायर। मृत्युंजय तड़पते हुए खुद से ही बात कर रहा था। उसका अब यहाँ ज्यादा देर रुकना भारी हो रहा था। वो बालकनी से रूम में आया और दीवार पे लगी अपनी और आद्या की पिक देखकर, उस पिक में आद्या को देखकर उसके चेहरे पे हाथ फेर कर बोला, बस कर न, और कितना तड़पाएगी। रश्ट फेस फायर। यार नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना, बस एक बार के दो की आ जाओ। यार जो सजा देनी हो दे लेना, पर सामने रह कर देना। क्यों तड़पा रही है, नहीं आती नींद रातों में अकेले? कब तक काम के बहाने खुद को बिजी रखो? प्लीज आद्या आ जाओ ना। आई लव यू सो मच आद्या। बढ़ता दिल महिला दिल आदमी महिला दिल आदमी फायर। प्लीज कम बैक आद्या कम बैक। मृत्युंजय ने आद्या की फोटो किस करते हुए दर्द से तड़प से कहा, रश्ट फेस महिला दिल आदमी बढ़ता दिल फायर फायर। ये तड़प और जुदाई से की गई पुकार इतनी तेज थी कि जैसे ही मृत्युंजय ने तड़प कर आद्या के पिक को किस किया, उसी पल आद्या को इस लगा जैसे उसे जय ने अभी अभी गाल पे किस किया हो। आद्या की नींद खुल चुकी थी। वो खुद से बोली, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जय मुझे याद कर रहे हैं, जैसे मेरे करीब आ रहे हैं। पेंसिव फेस फायर फायर। आद्या तड़प से उसकी तड़प को फील करने लगी। वो भी तड़प कर बोली, जब इतना ही तड़प रहे हैं तो एक बार आ क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं बोल देते फोन करके कि तैयार रहना, आ रहा हूँ लेने? जब वहाँ हर काम अपनी जिद और अकड़ से मनवाते थे, तो अब क्यों नहीं? क्या इतना ही प्यार है, या फिर आपकी तड़प से भी ज्यादा आपका ईगो है जिसको आप कभी ताक पे नहीं रखते हैं? पेंसिव फेस। आद्या ऐसा बोलते बोलते रोने लगी थी। दूसरी तरफ जय भी दर्द से तड़प रहा था। वो भी आद्या के पिक को देखते देखते बेड पे लेट गया। आद्या भी अपने फोन को अपने सीने से लगाए रोते रोते कब सो गई पता ही नहीं चला। डॉट। सुबह की पहली किरण आद्या के चेहरे पे पड़ी तो आद्या की नींद खुली। आद्या निदों में ही बिस्तर के दूसरी तरफ हाथ रखने लगी, पर जैसे ही उसका हाथ खाली जगह पे पड़ा तो उसकी नींद अचानक से पूरी तरह से खुल गई। आद्या मासूम होकर बोली, जय मैंने तो आपको एहसास कराने के लिए दूरी बनाई थी, पर आप तो इस दूरी को भी अच्छे से सजा में बदल रहे हैं। रश्ट फेस। मैंने आपसे पहल करने की उम्मीद की, पर आप तो फिर मौन लेके बैठ गए। प्लीज जय एक बार तो अपना ईगो साइड रखकर पहल करो प्लीज। रश्ट फेस। आद्या की आंखें फिर से बरसने लगी। वो काफी देर तक रोती रही, फिर खुद से बोली, बहुत हो गया अब और नहीं। अगर जय आपको ही मेरी याद नहीं आ रही तो मैं भी आपको याद नहीं करूंगी, और तब तक घर नहीं आऊंगी जब तक आप खुद मुझे लेने नहीं आओगे। हर बार मैंने ही सब सहा, सब मेरे हिस्से में आया। इस बार तड़प आपके हिस्से में जरूर है। आपको मुझसे जरा सा भी प्यार होगा तो आप जरूर मिलने की कोशिश करेंगे। देखती हूँ मेरा भरोसा जितना है या आपकी जिद। पत्नी बनकर भरोसा करके इस घर में आए आपके इंतजार में, पर अब जाऊंगी तो प्रेमिका बन ही, नहीं तो ये जुदाई भी तुम्हारे प्यार में सह लूंगी। कम से कम जुदाई सहन दोनों ही तो करेंगे।
जुदाई की आग में देखती हूँ मैं अकेली जल रही हूँ या फिर आप भी जल रहे हैं। आद्या खुद से बातें करने के बाद नहाने चली गई और जल्दी ही कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई। आद्या तैयार होकर अपना कॉलेज बैग लेके नाश्ता करने आई तभी प्रतीक भैया एक फाइल आगे लाते हुए बोले, आद्या सुन, ये पेपर भिजवाए हैं, मृत्युंजय सर ने तुझे बताया होगा। ले एक बार साइन कर दे, ये कोई प्रोजेक्ट है जो वो तेरे नाम से लॉन्च करने वाले हैं। आदू सच में तू बहुत नसीब वाली है, जय जैसा पति मिला। मेरा मतलब मृत्युंजय राठौर तेरे पति हैं, इस घर के दामाद है और सबसे बड़ी बात हमको भी उन्होंने अपने मानकर पहले दिन से ही सपोर्ट किया है। सच में बहुत खुशी की बात है। और अब तो वो तेरे नाम से कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो सच में ये आज तक का हमारी कंपनी का बेस्ट प्रोजेक्ट होगा। चल जल्दी अपने हाथों की छाप लगा दे ताकि मैं जल्दी से पेपर पहुंचा सकूंगा तुम तक। प्रतीक की बात सुनकर आद्या तो नॉर्मल मुस्कुराई पर बाबा और माँ आगे आकर बोले, बेटा सच में ये मेरे लिए गर्व की बात है, मुझे सुनील और मृत्युंजय जैसे दामाद मिले। सुनील बेशक मृत्युंजय जितने पैसे वाला नहीं है पर उसने कभी मुझे कमजोर नहीं होने दिया। और मृत्युंजय उसके लिए तो क्या ही कहूँ, वो तो हमारे जीवन में भगवान का दूत बनकर आया। वो नहीं आया होता तो आज हमारा जीवन कितना बुरा होता। गांव जाकर हमारी हालत फिर वही हो जाती जो आज से 30 साल पहले थी। पर जय ने आके सब बचा लिया और हमारी आद्या से शादी करी और उसे सच्चे मन से निभा भी रहा है। बाबा माँ दोनों जय की तारीफ के पुल बांध रहे थे तो आद्या मन ही मन बोली, लगता है बाबा को अपनी बेटी से ज्यादा प्यारे दामाद हो गए। बाबा को ही ले जाए अपने साथ, खड़ूस कही का स्मर्क, कोल्ड स्वेट स्माइल। आद्या मन ही मन जय को कोसते हुए बोली, कोल्ड स्वेट स्माइल। जय की अभी ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, उसके चेहरे पे अनायास ही स्माइल आ गई। फिर खुद से बोला, मुझे क्या हुआ, अचानक से मैं हंस क्यों रहा हूँ और ऐसा क्यों लगा जैसे आद्या ने अभी मुझे खड़ूस कहा। मुझे अच्छे से उसकी आवाज सुनाई दी। दूसरी तरफ प्रतीक बोला, बाबा जय सच में बहुत अच्छा इंसान है और पता है आजकल वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। मुझे रोहित सर जब ये फाइल देने आए तब बताया कि वो ऑफिस से लेट घर जाते हैं और जल्दी ही ऑफिस आ जाते हैं सुबह, ताकि इस प्रोजेक्ट के सारे काम खुद अच्छे से कर सकें। ना खाने का होश है, ना पीने का, ना सोने का, बस अपने काम के प्रति जुनून है। प्रतीक की बात सुन बाबा बोले, बेटा लगता है जय बहुत मेहनत कर रहे हैं और शायद हमारी इस चंचल सी गुड़िया के नाम को लोगों के आगे अच्छे से लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि इसके नाम का कोई काम पीछे ना रह जाए। बाबा की बात पे प्रतीक ने कहा, हाँ बाबा। तभी माँ नाश्ते के पराठे लाते हुए बोली, लगता है बेटा इसलिए उन्होंने तभी आद्या को कुछ समय के लिए हमारे पास आने की इजाज़त दे दी है ताकि वो अपने काम को आराम से करें और आद्या को अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए इसको यहाँ आने की इजाज़त दे दी। हाँ, कुछ ज्यादा ही भोला भंडारी समझ रही हूँ माँ अपने खड़ूस दामाद को। उसने मुझे इजाज़त नहीं दी बल्कि मैं अपने मन से यहाँ आई हूँ। उसको बताकर आती तो बोलता, कोई जरूरत नहीं है जाने की, जो सजा देनी है घर में रहकर दो, हर सजा दे दो, घर छोड़ने की बात कही तो घर से बाहर निकलना बंद कर दूंगा। खदू शकदू सड़ा हुआ कड़वा करेला है आपका प्यारा दामाद। स्मर्क, कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय। आद्या हजारों गलियों से मृत्युंजय को नवाजते हुए मन ही मन बोली। दूसरी तरफ बाबा माँ और प्रतीक सब अभी भी जय की तारीफों के पुल बांध रहे थे। तभी आद्या की भाभी सोनल आई और बोली, माँ क्या सोचती हूँ जय जीजाजी के बारे में, आपके बेटे ने अभी अभी कहा कि वो ठीक से खा पी नहीं रहे तो क्यों ना आज का खाना उनके लिए हमारे यहाँ से भेज दे, क्या पता उनको अच्छा लगे और वो थोड़ा खुश होकर खाए और फिर काम भी अच्छे से होगा। जय जीजाजी काम में बिजी रहेंगे तो वो खाना ना खाने की वजह से कमजोर हो जाएंगे।
जीजाजी जब आद्या दीदी के लिए इतना कर सकते हैं तो हमारे हिसाब से आद्या जीजी को भी उनके लिए केक बनाना चाहिए ताकि उनको अच्छा लगे। थ्रोइंग किसेस। सोनम भाभी की बात सबको अच्छी लगी और माँ हाँ मैं हाँ मिलकर बोली। अरे हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा उपाय दिया है आपने उनको, कुछ दिन के लिए हमारी बेटी को हमारे पास रुकने की इजाज़त देने के लिए और हमारे सब के लिए इतना करने के लिए। ऐसा कर आद्या, तू कॉलेज बाद में जाना और उनके लिए जो उनका पसंदीदा खाना हो वो बन दे जल्दी से, और सोनम तेरी इस काम में मदद कर देगी। और प्रतीक, जब तक तू तैयार हो जा आज खाना जय के लिए तू खुद दे के आना। प्रतीक बोला ठीक है माँ, मैं भिजवा दूंगा। आद्या थोड़ा नाक मुंह सिकोड़ कर बोली, माँ मुझे लेट हो रहा है कॉलेज के लिए, आप कल बनवा देना, भैया कल ले जाएंगे। आद्या की बात पे माँ को गुस्सा आ गया, वो थोड़े गुस्से में बोली, तू कभी नहीं सुधरेगी, वो हम सब के लिए इतना करते हैं और तू अभी भी अपनी कॉलेज और अपना गीत गा रही है। चुपचाप जाओ और खाना रेडी करो। माँ ने आद्या का कॉलेज बैग उससे लेते हुए कहा। आद्या बेमन से किचन में आई और का कुछ सोचते हुए बोली, क्या बनाऊं उस रावण कुमार के लिए? कोल्ड स्वेट स्माइल। क्या आप मृत्युंजय जीजाजी को रावण कुमार बुलाती हो? आधा जीजी पीछे से आती हुई सोनम भाभी ने कहा। टेयर्स ऑफ जॉय। आद्या थोड़ा सा झेपते हुए बोली, अरे नहीं भाभी, वो तो बस ऐसे ही निकल गए। कोई बात नहीं, सब जानती हूँ मैं कितनी चंचल है आप, तो आप कुछ भी बोल सकती हो। अब जल्दी बताओ क्या बनाना है आपके सयाजी के लिए? आद्या का मुंह शर्म से लाल हो गया, वो इधर उधर देखकर बोली, क्या भाभी आप भी कुछ भी बोल देती हो? थ्रोइंग किसेस। भाभी बोली, जल्दी बताए वरना अभी और भी बहुत कुछ बोल दूंगी। भाभी ने छेड़ते हुए कहा। आद्या ने जल्दी से फ्रिज में से भिंडी की सब्जी निकाली और सामने रखे करेले देख कुछ सूझा और वो भी निकाल लिए, साथ में रखा दही भी। आद्या ने सोनम भाभी को सब चाप करने को बोला और खुद मशाल तैयार करने लगी। थोड़ी देर में आद्या ने भिंडी की सब्जी भरवा करेगा और दही फ्राई करके एक तरफ कर दिया और बटर के गोभी के पराठे तैयार कर दिए, वो भी कम ऑयल में। जय को भिंडी बहुत पसंद थी, साथ में दही फ्राई और गोभी के पराठे, और उसे करेला बिल्कुल पसंद नहीं था, वो करेला के नाम से ही चिल्ला चिल्ला कर बोलता, आद्या क्या है ये सब? आद्या करेला पैक करते टाइम बोली, तुम दोनों एक दूजे को पसंद नहीं करते। करेला आपको पसंद नहीं और करेले की हरियाली को अपना नाक पे बैठा गुस्सा, इसलिए आज आप करेला देखकर कितना चिल्लाते हो? आद्या अध्याय में देखना चाहती हूँ। आद्या ने खाना पैक कर दिया। खाना पैक करते टाइम उसके चेहरे पे आई शाई सी स्माइल को सोनम भाभी कब से देख रही थी। वो थोड़ा आद्या के कान के पास आकर बोली, जी क्यों तड़पा रही हो बेचारे जय जीजाजी को? आप अच्छे से जानती हो ना, आपके बिना वो एक रात नहीं काट सकते, फिर ये इतनी रात आपके बिना नहीं कट रही, इसलिए तो काम ज्यादा बढ़ा लिया है। सही बोल रही हूँ ना? भाभी की बात सुनकर फ्लो में आद्या बोल गई, मैं तड़पा रही हूँ कि वो मुझे तड़पा रहे हैं? कितने खादुश है वो, एक तरफ कहते हैं कि मेरे बिना रहा नहीं जाता, दूसरे पल इसी नाराजगी किस काम की जहाँ दोनों दूर होकर तड़पें। क्या आपसे जीजाजी नाराज है? सोनम भाभी ने चौंक कर कहा तो आद्या को होश आया कि वो क्या बोल गई। आद्या अपना लहजा संभालते हुए बोली, नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है। भाभी ने आद्या के चेहरे को गौर से देखा और बोली, ननद रानी हमने जीजाजी को देखा और उनके प्यार को भी, और आपकी शकल बता रही हैं कि तड़प रही हैं आप उनसे मिलने को, अब जल्दी बताएंगी आपका कांड किया है आपने जो जीजाजी ने आपको खुद से दूर करने की सजा दी है? टेयर्स ऑफ जॉय। भाभी की बात ले आद्या ने नजरें झुका ली और थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली। भाभी की बात पे आद्या ने नजरें झुका ली और थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली,
असल में भाभी वो गुस्सा नहीं है और न ही उन्होंने मुझे आने को कहा था, बल्कि उनको तो पता भी नहीं था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं जब रूम में उनके साथ थी तब मैंने उनको कुछ नहीं बताया, उल्टा मैंने ब्रेकफास्ट के टाइम सबसे सामने दादी दादू और माँ से बोला कि मुझे कुछ दिन के लिए घर जाना है। शादी के बाद मैं ज़्यादा दिन रुकी नहीं कभी घर, तो इस बार थोड़ा ज़्यादा दिन रुक कर आऊँगी और वहीं से कॉलेज जाया करूँगी, तो मेरे एग्ज़ाम के लिए वहीं से स्टडी भी कर लूँगी अच्छे से। दादी दादू ने मेरी बात का सपोर्ट किया और मुझे आने के लिए हाँ कह दिया। और जय कभी दादी दादू की बात नहीं काटते, इसलिए वो उनके आगे चुप रहे और गुस्से में कमरे में चले गए। मतलब आप यहाँ जीजाजी की मर्जी से नहीं बल्कि खुद की मर्जी से आई हो, वो भी इनको बताए बिना और दादी दादू को ढाल बनकर। सोनम भाभी ने आश्चर्य से कहा तो आद्या ने धीरे से गर्दन झुकाकर हाँ कह दिया। भाभी आद्या को थोड़ा कोने में ले जाकर बोली, अरे मेरी भोली चंडाल बेदिल बेदर्दी नंदरानी, ये क्या कांड कर दिया तुमने। टीयर्स ऑफ जॉय मतलब तुम अपने लिए खुद ही कुआं खोद कर आई हो। जानती भी हो क्या अंजाम होगा इसका। जिस भी दिन सामने जाओगी अकेले में भूखे भेड़िए की तरह नोच डालेगा तुमको और बिना आवाज किए तुमको दबोच लेगा। टीयर्स ऑफ जॉय। आद्या थोड़ा शर्मते हुए बोली, भाभी मैं तो बस उनका रिएक्शन देखना चाहती थी। मुझे तो उनकी शक्ल देखनी थी, जब मुझसे दूर होंगे तो कैसा लगेगा उनको और मुझे अपने पास लाने के लिए कितनी जल्दी करेंगे। पर वो तो उल्टा मेरे से नाराज हो गए और आने के बाद एक बार भी नहीं बात की। हाय हाय नंद रानी, जब ऐसे कांड करोगी तो बात करना तो दूर तुमको अच्छे से सजा देंगे। वैसे इतना तो पता चल गया कि जीजाजी का मिजाज बहुत गर्म है और जब इतना दूर रहकर गुस्सा कर सकते हैं तो पास आकर क्या क्या करेंगे जरा सोचना नंदरानी। आद्या अपना निचला होठ दबाकर मन ही मन बोली, वो मेरी हालत खराब करेगा, मैं जानती हूँ गुस्से में क्या क्या करता है, अच्छे से जानती हूँ, तो पता है वो कहाँ तक जाएगा। पर मैं क्यों यहाँ आई वो खुद अच्छे से जानते हैं, फिर भी गुस्सा कर रहे हैं, जबकि गुस्सा होने का हक तो मेरा है। आद्या खुद को दिलाता देते हुए मन ही मन बोली। आद्या को खुद में डूबा देख सोनम भाभी बोली, अब कहाँ हो गई नंदरानी। आद्या हड़बड़ा कर बोली, कही नहीं भाभी, वो मैं बस। आद्या इतना ही बोली तभी सोनम भाभी आगे आकर बोली, अब तुम अपना दिमाग मत चलाओ और अपने रूठे सयाह को कैसे मनाना है वो सोचो। आद्या भागकर अपने रूम में आ गई और अपने कपड़े में से एक ड्रेस निकालकर पहन आई। सोनम भाभी दोनों टिफिन पैक करके हाल में आ चुकी थीं और माँ भी रोजाना की तरह अभी मंदिर गई हुई थी, तो आद्या और सोनम दोनों जाने के लिए रेडी थीं। आद्या तैयार होकर नीचे आई। आद्या ने सिंपल तरीके से साड़ी पहनकर नीचे आई। उसने माथे पे छोटी सी बिंदी, गले में मंगलसूत्र और कानों में बड़े बड़े झुमके। हल्के मेकअप के साथ वो बहुत सुंदर लग रही थी। सोनम भाभी ने उसे देखा तो देखती ही रह गईं। वो कुछ पल रुककर बोली, आय हाय नंद रानी, मैंने तो सिर्फ रूठे पिया को कैसे मनाना है ये उपाय सोचने का कहा था, पर आपने तो बिन बदलों के ही बिजली गिराने का पूरा प्लान बना लिया। थ्रोइंग किसेस मतलब कतई जहर लग रही हो। टीयर्स ऑफ जॉय। हाय अब तो रूठे पिया अपने होश न गवा दे तब कहना। सोनम ने आद्या को छेड़ते हुए कहा तो आद्या शर्मा कर बोली, भाभी क्या आप भी चलिए, अब बहुत देर हो गई, उन लोगों के लंच का टाइम हो रहा है। दोनों कैब करके ऑफिस के लिए निकल गई थीं। आद्या आ तो गई थी पर उसका मन अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहा था, क्योंकि वो मृत्युंजय के गुस्से को एक से जानती थी और साथ में ये भी अच्छे से समझ रही थी कि इन 15 दिनों में वो कितना ज्यादा गुस्सा होकर बैठा है। आद्या और सोनम दोनों पहली बार मृत्युंजय की ऑफिस साथ में आई थीं। दोनों गेट के अंदर आते ही दोनों बैग पकड़े अंदर आई। आद्या जैसे ही अंदर आई, सारे गार्ड्स आद्या को सर झुकाकर ग्रीट करने लगे। आद्या को थोड़ा अजीब लग पर वो मुस्कुराकर सबको ग्रीट कर रही थी।
आद्या जैसे जैसे अंदर जा रही थी सब लोग उसको आगे से ग्रीट करने लगे। सोनम ये देख मन ही मन बोली, कितनी इज्जत है आद्या की, और ये पागल लड़की बिल्कुल भी चीजों को नहीं संभालती। आद्या सोनम को लेके अंदर आई तो वो सामने खड़े गार्ड्स से बोली, वो हमें आपके सर से मिलना है, कहाँ है वो अभी? गार्ड्स ने मुस्कुरा कर बोला, जी मैडम अभी रोजी मैम से पूछकर बताता हूँ। गार्ड्स ने एक कॉल किया और मृत्युंजय के बारे में पूछा। सामने से आवाज आई, जो भी हो उसे टॉप फ्लोर पे आने को कहो। गार्ड मुस्कुराया और बोला, मैडम आप टॉप फ्लोर पे जाइए, वहाँ रोजी मैडम आपको सर तक पहुँचा देंगी। आद्या ने शुक्रिया कहा और सोनम का हाथ पकड़ के लिफ्ट में आके टॉप फ्लोर वाला बटन दबा दिया। लिफ्ट के खुलते ही दोनों लिफ्ट से बाहर निकली। सोनम आद्या को बैग देते हुए बोली, अब नंद रानी यहाँ से आप अकेली जाओ, मुझे कबाब में हड्डी मत बनाओ। मुझे आपके भैया के काम वाला फ्लो पता है, आजकल वो इस ऑफिस में किस फ्लो पे काम करते हैं मुझे पता है, तो मैं जा रही हूँ अपने सैया के पास और तुम जाओ अपने सैया जी के पास। विंकिंग फेस विंकिंग फेस। सोनम भाभी ने आद्या को आंख मारते हुए कहा। आद्या घबरा कर बोली, प्लीज भाभी थोड़ी देर बाद चले जाना, मिलकर तो जाओ। आद्या सोनम को अपने साथ ले आई। आद्या जैसे ही बाहर बैठी रोजी के पास आई। आद्या बहुत धीमी और विनम्र आवाज में बोली, मिस रोजी आपके सर कहाँ है, हमें उनके लिए कुछ देना है। रोजी आद्या को देखकर मुस्कुराए और हेलो बोलते हुए अटक कर बोली, सॉरी मैम मुझे आपका नाम नहीं पता, मैंने बस न्यूज में और ऑफिस में आपका फोटो ही देखा था, इसलिए मैं नाम से आपको पहचान नहीं पाई। आद्या मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं। रोजी जल्दी से बोली, मैम अभी सर केबिन में अकेले हैं, थोड़ी देर पहले उनके साथ रोहित सर थे पर अभी सर अकेले काम कर रहे हैं, मैं एक बार सर को बता देती हूँ। रोजी ने मृत्युंजय को फोन लगाया और फोन उठाते ही बोली, सर वो आद्या मैम आई है। आद्या का नाम सुनते ही मृत्युंजय कुछ पल मन में सोचा, आद्या और ऑफिस में यहाँ क्यों आई है? फिर तुरंत ही रोजी को बोला, ठीक है अंदर भेजो उसे। आद्या के नाम से मृत्युंजय के चेहरे पे गुस्से के भाव उभर आए थे। वो अपने चेहरे पे और बालों पे अंगुली रखते हुए मन ही मन बोला, आखिर इस लड़की के दिमाग में चलता क्या है? घर से जाने के बाद एक बार भी फोन नहीं किया और आज अचानक से ऑफिस में। मृत्युंजय अभी सोच ही रहा था कि उसे सोनम की आवाज आई, जीजाजी अंदर आ सकते हैं। जीजाजी शब्द सुनते ही मृत्युंजय ने सामने देखा और फिर सामने आद्या के साथ खड़ी सोनम को देखकर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा कर बोला, जी आओ भाभी। मृत्युंजय बगल में खड़ी आद्या पे तिरछी नजर डालता है। सोनम आगे न आते हुए हाथ में पकड़ा बैग दिखाकर बोली, अंदर तो अभी आप अपनी बीबी को बुलाए, मैं जा रही हूँ प्रतीक का टिफिन देने और आपके लिए भी आज आपकी बीबी अपने हाथों से खाना बनाकर लाई है, तो आप जल्दी से गर्म गर्म खाना खाए, फिर मिलते हैं हम लोग बाद में। इतना कह के सोनल बिना कुछ कहे पीछे पलटी और जाने को हुई कि आद्या थोड़ा धीरे से बोली, थोड़ी देर रुको न भाभी। पर सोनम ने आद्या को कोई जवाब न देकर मृत्युंजय को हाथ हिलाकर बाय बोला और पीछे पलट गई। आद्या उसके पीछे जाने को हुई कि मृत्युंजय ने जल्दी से जाकर गेट बंद कर दिया। मृत्युंजय आद्या का हाथ पकड़कर खींचकर अंदर लेकर बहुत मजबूती से उसका हाथ पकड़कर गुस्से में बोला, तुम कहाँ जा रही हो? या फिर अब भी दूसरों का सहारा लेके भागने की फिराक में थी? मृत्युंजय बेहद गुस्से में उसकी कोहनी से पकड़कर उसके हैं को दबाकर बोला। आद्या थोड़ा सा परेशान होकर बोली, नहीं वो मैं बस। आद्या इतना ही बोल पाई, आगे उसकी जुबान ही नहीं खुल रही थी। मृत्युंजय ने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पे आए हुए बालों को पीछे करके बोला, अब तो बहुत खुश होंगी न तुम? तुम्हारी दी हुई सजा मैं अच्छे से भुगत रहा हूँ, पर तुम अपनी सजा को कायम रखना।
पाउटिंग मृत्युंजय एक एक वर्ड बहुत गुस्से में बोल रहा था। बहुत जल्दी थी ना तुमको मुझसे दूर जाने की, इसलिए एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा और जाते जाते भी एक बार मिलना भी जरूरी नहीं समझा। सबको माफ करके महान बन गई और सारी सजा मुझे सुना दी, वो भी मुझे बिना बताए। बहुत ज्यादा फैसले लेने लगी हो अब खुद से, इतने ज्यादा कि मुझे भनक तक न होने दी। सारी रात मेरी बाहों में काटी और सुबह होते ही मृत्युंजय ये सब बोलते बोलते आद्या को अपने बेहद करीब कर चुका था। आद्या की पीठ मृत्युंजय के सीने से चिपका हुई थी। मृत्युंजय के दोनों हाथ आद्या की कमर पे थे। उसने आद्या के दोनों हाथों को अपने हाथों के नीचे दबाकर आद्या की कमर में अपने हाथ लपेटे हुए थे। मृत्युंजय आद्या के कान के पास आकर बहुत धीमी मगर बहुत टॉक्सिक आवाज में बोल रहा था। पाउटिंग स्माइल विद हॉर्न्स। मृत्युंजय बोलते बोलते अपने होठ आद्या के पीछे की गर्दन पे ले गया। चुंबन का चिन्ह फाया। आद्या थोड़ा अटकते हुए बोली, जय मेरी बात सुनिए, मैं बस थोड़ा आपको खुद के लिए सोचने का टाइम देना। आद्या इतना ही बोल पाई कि मृत्युंजय गुस्से में उसको घुमाते हुए उसके चेहरे को अपनी नजरों के आगे लाकर बोला, तो तुम देखना चाहती थी कि मैं तुम्हारे प्यार में तड़पता हूँ या नहीं? मुझे थोड़ी दूरी बनानी थी, इसलिए बताना जरूरी नहीं समझा, बस चली गई बिना ये बोली। ये बोलते हुए मृत्युंजय ने गुस्से से आद्या के हाथों को पीछे पीठ की तरफ बैंड कर दिए और आद्या के खुले सीने को देखकर उस पर अपने होठों को रख दिया। मृत्युंजय बहुत बेताबी से आद्या के सीने पे किस करने लगा। आद्या हल्की सी सिसकी के साथ बोली, जय मेरी बात सुनिए। पर मृत्युंजय तो कुछ भी सुनने को राजी नहीं था। वो आद्या के सीने को लगातार जुनून से चूमे जा रहा था, या यूं कह लो इतने दिनों की दुरोर को कम कर रहा था। आद्या जय के किस से बहक रही थी। मृत्युंजय गुस्सा करते करते भी किस किए जा रहा था। मृत्युंजय गले पे किस करने लगा। मृत्युंजय जैसे ही आद्या के गले पे जुनून और बेताबी से किस कर रहा था तो आद्या तड़प कर बोली, आहे जय। आद्या की सिसकी ने मृत्युंजय को और भी ज्यादा बेताब कर दिया। वो आद्या के गले को छोड़कर आद्या के गुलाबी लबों को चूमने लगा। मृत्युंजय बेहद जुनून और शिद्दत से आद्या के होठों को चूमे जा रहा था। आद्या मीठे दर्द को महसूस करके दर्द पे तड़प कर बोली, जय प्लीज ज्यादा देर नहीं। मृत्युंजय को तो जैसे होश ही नहीं था, वो तो इतने दिन के गुस्से कर तड़प को एक साथ कम कर रहा था। मृत्युंजय आद्या को गोद में लेके केबिन से जुड़े कमरे में ले गया था। मृत्युंजय के पर्सनल काम के लिए वो रूम था जिसमें आराम करने के लिए बेड था। मृत्युंजय ने आद्या को बिस्तर के ऊपर गिराया और अपनी टाई को खोलते हुए अपने ब्लेजर को उतारकर एक तरफ फेंक दिया। शर्ट के ऊपरी बटन को खोलकर आद्या के ऊपर आ गया। फायर चुंबन का चिन्ह। आद्या कुछ बोलती उससे पहले ही मृत्युंजय ने आद्या के दोनों हाथों को बेड के गद्दे के विपरीत दबाकर इसके होठों के ऊपर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा था। वो बेसब्री से आद्या के होठों को चूमने लगा। मृत्युंजय का किस धीरे धीरे वाइल्ड होने लगा। मृत्युंजय आद्या के होठों को बुरी तरह से चूमने के बाद उसके गले पे आ गया। फिर से गले पे जुनून और बेताबी से चूमने लगा। मृत्युंजय ने चूमते चूमते आद्या के गले पे दांतों को चुबा दिया, जिससे आद्या की दर्द भरी सिसकी निकली। आह, बढ़ता दिल बढ़ता दिल बढ़ता दिल, दिल फाया दिल फाया। आद्या की आवाज से मृत्युंजय और भी ज्यादा उत्साहित होकर आद्या को चूमे जा रहा था। मृत्युंजय ने झटके से आद्या के सीने से उसकी साड़ी को अलग किया और उसके क्लीवेज पर अपने दांत चुबाने लगा। दिल फाया आद्या इस तरह किस करने से तड़पने लगी थी। उसकी हल्की हल्की आवाज आ रही थी। मृत्युंजय उसकी आवाजों से बहकर रहा था। दिल फाया दिल फाया दिल फाया। मृत्युंजय बेताबी और बेसब्री से आद्या के क्लीवेज के बाद आद्या के गोरे पेट को चूमने लगा। आद्या तड़पने लगी। दिल फाया दिल फाया दिल फाया।
मृत्युंजय गुस्सा कर रहा था या प्यार, ये कहना आद्या के लिए थोड़ा मुश्किल था। दिल फाया बढ़ता दिल। मृत्युंजय किस करते करते आद्या के पेट में अपने दांत भी चुबाने लगा, जिससे जगह जगह से आद्या का पेट लाल लाल हो रहा था। आद्या तड़पने लगी, वो अपने पैरों को बिस्तर पे रगड़ने लगी, जिससे उसकी पायल का शोर होने लगा था। दिल फाया। मृत्युंजय से अब सब्र नहीं हो रहा था, उसकी बेताबी बढ़ती ही रही थी। वो अपने हाथ को धीरे धीरे आद्या के गोरे पेट पे फिराने लगी। आद्या की सांसें ऊपर नीचे होने लगी, वो छटपटाने लगी। दिल फाया बढ़ता दिल। मृत्युंजय अपना हाथ धीरे धीरे आद्या की साड़ी को खोलने के लिए उसके साड़ी के अंदर हाथ डालने को हुआ कि आधा हाथ रोककर बोली, प्लीज जय, ये आपका ऑफिस है, हमारा बेडरूम नहीं। मुझे घर जाना है, आप छोड़िए मुझे। मैं ऐसी हालत में घर कैसे जाऊंगी? आप हटिए मेरे ऊपर से, मुझे जाना होगा, भाभी आती ही होंगी। मृत्युंजय आद्या की बात सुनकर एक बार फिर गुस्से से भर गया। वो आद्या के ऊपर से हटकर उसके बगल में आ गया और उसे पलटकर उसकी पीठ को अपनी ओर कर लिया और गुस्से में अपने न्यूकीला दांत आद्या की पीठ पे चुबाने लगा। दिल फाया दिल टूटना, स्माइल विद हॉर्न्स। आद्या दर्द से तड़पते हुए बोली, आह जय, प्लीज, दर्द हो रहा है मुझे। मृत्युंजय गुस्से में उसे बेताबी और जुनून से छूने जा रहा था, हालांकि वो उसे काट नहीं रहा था। बहुत सॉफ्ट किस उसकी नाजुक सी कमर पे कर रहा था। दिल फाया चुंबन का चिन्ह। आद्या मछली की भांति तड़पने लगी। तभी मृत्युंजय का फोन रिंग करने लगा, पर मृत्युंजय ने ध्यान नहीं दिया। वो आद्या को लगातार किस किए जा रहा। घर आद्या की कमर लाल हो गई थी मृत्युंजय के किस से। दिल फाया बढ़ता दिल। मृत्युंजय अभी आधा को बेताबी से छूने जा रहा था और उसका फोन बार बार बज रहा था। मृत्युंजय इरिटेट होकर उठा और खिड़की के पास जाकर फोन अटेंड करके बोला, हाँ बोलो, क्या काम है? स्माइल विद हॉर्न्स पाउटिंग। उधर से रोहित की आवाज आई, कितनी देर से गेट पे खड़ा हुआ, फोन क्यों नहीं उठा रहा? भूल गया, हमें कुकरेजा से मीटिंग के लिए जाना है, तो फाइल लेके आया ताकि जल्दी से तू एक बार रीड कर सके। मृत्युंजय ने गहरी सांस लेकर कहा, आता हूँ। मृत्युंजय ने फोन काट करके आद्या को देखा। वो अपनी साड़ी ठीक करके वॉशरूम से मुंह धोकर बाहर आ रही थी। बढ़ता दिल। मृत्युंजय ने उसे देखा और अपनी शर्ट के बटन लगाकर अपना ब्लेजर पहनकर केबिन की तरफ जाने लगा। आद्या भी उसके पीछे पीछे आ गई। आद्या वहीं खड़ी रह गई और मृत्युंजय ने जाकर केबिन को खोला। रोहित अंदर आया और मृत्युंजय को फाइल देते हुए बोला, ले चेक कर लें और जल्दी निकलना है। वो ऐसा बोल ही रहा था कि उसकी नज़र आद्या पे गई और वो बोला, हेलो भाभी, मैंने देखा ही नहीं आपको, आप यहाँ। आद्या रोहित को देखकर हल्के से मुस्कुरा कर बोली, वो मैं जय का खाना लेके आई थी, पर आप लोग काम कीजिए, मैं चलती हूँ। वो ऐसा बोलकर बिना रोहित की हाँ या ना सुने बिना पलटे वहां से फुर्ती से निकल गई। मृत्युंजय ने जाती हुई आद्या को देखा और मन ही मन गुस्से में बोला, ये लड़की सुधरेगी नहीं। अब फिर बिना बोले दूसरों को बताकर चली गई। लगता है इसको याद दिलाना पड़ेगा मैं कौन हूँ। अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में। अगले भाग को रीड करने के लिए सब्सक्राइब करें।